हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं इनकम टैक्स और आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड सेल्फ असेसमेंट। ये जो दो टॉपिक है इससे रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं, जो प्रोविजंस है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे और अपने आप में ये चैप्टर होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिटर्न ऑन फाइलिंग, यानी कि आरओआई जो फाइल करते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम है ना, तो उसको फाइल करने से रिलेटेड, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को भर करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराने से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं, ओके, क्या क्या सेक्शंस हैं। और उसके बाद में हम करेंगे पैन नंबर क्या होते हैं, किसको लेने ज़रूरी होते हैं, और पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम सेल्फ असेसमेंट को पढ़ेंगे, यानी कि कोई भी अगर एसएससी है तो वो क्या खुद ही अपनी इनकम को कैलकुलेट करके उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके रिटर्न फाइल कर सकता है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट अलाउड है। अगर अलाउड है तो किन को अलाउड है, ओके जी। तो ये सारे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 से रिलेटेड प्रोविजंस जो कि अपडेटेड हैं असेसमेंट ईयर 2025, 25 और 26 के लिए। यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर लग रहा है जिससे रिलेटेड ये मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, ये फाइनेंशियल ईयर है आपका 2024-25, यानी कि 2024-25 की जो इनकम है ना, वो कैलकुलेट होगी और उस इनकम का रिटर्न हम फाइल करेंगे 2025-26 में। ओके, तो 24-25 की इनकम का रिटर्न फाइल किया जाएगा 2025-26 में, यानी कि 24-25 की इनकम कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे और उसको 25-26 के अंदर हम भर देंगे। ओके, तो ये हमारा रहेगा अपडेटेड ईयर। अब बात करते हैं हम आगे सेक्शन नंबर 139(1). तो देखो आपको यहाँ पर सेक्शन नंबर 139(1), ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा सेक्शन नंबर 139(4), एक आएगा 139(5 और एक सेक्शन और है। तो ये जो सब सेक्शंस है ये अलग अलग है, ये 139 से रिलेटेड हमको पढ़ने हैं। ठीक है, एंड में मैं इनकी पूरी टेबल भी आपको बता दूंगा। तो सेक्शन नंबर 139(1) हमको क्या कहता है, ये बोलता है मैंडेटरी ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो आरओआई जो है, रिटर्न ऑफ इनकम जो है, वो किन के लिए मैंडेटरी है, किन को फाइल करना होता है। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है एसएससी और एक है उनकी कंडीशंस, भाई उनको कब फाइल करना ही होगा। तो सबसे पहले है हमारे एसएससी, यानी कि टैक्स पेयर, कंपनी है या कोई फर्म है, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि आपको आरओआई अपनी जो इनकम है उसका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, चाहे आपकी कंपनी, चाहे आपकी बिजनेस, चाहे आपकी फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, चाहे टैक्स बन रहा हो या नहीं भी बन रहा हो, लेकिन मैंडेटरी है, यानी कि कंपलसरी है कि आपको आपका आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम, फाइल करना ही पड़ेगा। कोई भी बिजनेस ये बोल के आरओआई के मैं फाइल नहीं करूंगा, है ना, जैसे कोई कंपनी और फर्म है वो बोल रही है कि हमको तो लॉस हो रहा है, हमारा तो टैक्स बन नहीं रहा है, तो हम जो है रिटर्न ऑफ इनकम यानी कि आरओआई फाइल करेंगे नहीं, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो। अगर कंपनी है या कोई पार्टनरशिप फर्म वगैरह है तो आप सबके लिए मैंडेटरी है कि आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करें। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है, राम, श्याम, मोहन, गणेश, मुकेश, सुरेश, या एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या कोई अदर है, तो उनके लिए ये है कि अगर उनकी टोटल इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो, जैसे जो इंडिविजुअल होता है ना, अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो उसमें 3 लाख रुपए तक, उनको 3 लाख रुपए की इनकम तक जो है वहां पर आपको आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम, फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 लाख की इनकम तक टैक्स जीरो होता है। बट अगर किसी की इनकम इस एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, यानी कि उसके ऊपर टैक्स बन रहा है, तो फिर आपको इंडिविजुअल को, एचयूएफ को और जो भी अदर पर्सन्स है उन सबको आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम, फाइल करना पड़ेगा। तो सिंपल मतलब ये है, कंपनी और फर्म को हर हाल में आरओआई फाइल करना है, लेकिन इंडिविजुअल, एचयूएफ और अदर पर्सन्स को तभी आरओआई फाइल करना है जब उनका टैक्स बन रहा हो और उनकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको पता ही होगी, स्लैब रेट होती है, आपको पता है। असेसमेंट ईयर 2025-26 की मैं ये आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बता रहा हूं। अगर इंडिविजुअल है और उसकी उम्र 60 साल से कम है तो ओल्ड रिजीम के अंदर 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता था और न्यू रिजीम में 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता था। अगर ऐसा सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है तो फिर ओल्ड रिजीम में 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं बनता था, एग्जम्पशन थी, छूट थी, और न्यू में भी 3 लाख रुपए तक। सुपर सीनियर सिटीजन यानी ये 80 साल से ऊपर है तो ओल्ड रिजीम में 5 लाख और यहाँ 3 लाख।
तो कहने का मतलब ये है, ये ओल्ड रिजिम है और ये न्यू रिजिम है। इन दोनों के अंदर जो आपको ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दे रखी है, अगर यहां तक ही आपकी इनकम है तो फिर आपको इंडिविजुअल को और एचयूएफ को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है रिटर्न इज आल्सो मैंडेटरी इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज। मतलब ये चीजें अगर हो जाती है तो भले ही आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर आ रहे हो तो भी आपको आरओआई फाइल करना पड़ेगा। अब वो चीजें क्या क्या है तो देखिए, सबसे फर्स्ट, अगर आपने डिपॉजिट्स करा रखे हैं अपने करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए के, तो आपका बिजनेस है, आपने उसका करंट अकाउंट ओपन करा रखा है और करंट अकाउंट के अंदर जो है आपके 1 करोड़ से ज्यादा के जमा हुए हैं पैसे, तो आपको आरओआई फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। आरओआई जब भी मैं बोलूँ ना तो रिटर्न ऑफ इनकम मान लेना है ना। अगर आप फॉरेन ट्रिप पे गए थे और घूम के आए और आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए तो आपको आरओआई फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का आ रहा है तो आपको आरओआई फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका टीडीएस और टीसीएस 25,000 रुपए से ज्यादा है और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपए से ज्यादा है तो भी आपको आरओआई फाइल करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि ये सब हो रहा है ना, इसका मतलब आपकी अच्छी खासी इनकम है तो आप आरओआई फाइल कीजिए। ओके जी, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कीजिए। इसके अलावा ये तो आप बताइए है कि अगर टर्नओवर जो है 60 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए और बिजनेस के केस में 10 लाख रुपए से ज़्यादा, प्रोफेशन के केस में 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए, टर्नओवर का मतलब यहाँ पर सेल्स से, तो भी आपको आरओआई फाइल करना होगा। और अगर आपके पास में कोई फॉरेन एसेट है ना, आपके पास में कोई आउटसाइड इंडिया कोई साइनिंग अथॉरिटी है तो फिर आपको आरओआई फाइल करना पड़ेगा। मतलब फॉरेन में कहीं आपने कोई एसेट परचेज कर रखी है। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ड्यू डेट्स। जैसे मैंने बताया ना 2024-25 की इनकम होगी, ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर और इस इनकम पर टैक्स लगेगा आपके असेसमेंट ईयर में, और असेसमेंट ईयर है हमारा 25-26 AY, है ना। मतलब इस साल की इनकम पर रिटर्न और टैक्स इस साल फाइल करना होता है, क्योंकि 31 मार्च 2025 तक तो आपको पता चलेगा ना कि भाई कितनी इनकम हुई है टोटल, फिर आप 1-2 महीने में कैलकुलेट करके उसको जमा कराओगे। तो 25-26 में ड्यू डेट क्या होगी, कब तक जमा कराना है? 1 अप्रैल 2024 को ये स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2025 को रात को 12 बजे खत्म होगा ना। तो पहले से कैसे इनकम कैलकुलेट करेंगे? हाँ, एडवांस टैक्स में करते थे वो अलग बात थी, तो 25 के बाद में होगा, यानी कि 31 मार्च 2025 को जब ये एंड हो जाएगा उसके अगले दिन से फिर कैलकुलेशन से स्टार्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद में पता किया जाएगा, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी और उसके बाद में आरओआई फाइल होगा, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल होगा। तो कब तक फाइल करना है? तो देखिए, अगर इंडिविजुअल है या एचयूएफ हो आप और कोई ऑडिट नहीं होती है, यानी कि आप कोई पर्सन हो और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो लेकिन आपकी इनकम जो है वो ऑडिटेड नहीं है, मतलब ऑडिट की कैटेगरी में नहीं आती है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाके आपको अपने खातों की जांच नहीं करवानी है, तो फिर आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। यानी कि जैसे अगर 24-25 की इनकम है तो उस इनकम के ऊपर आरओआई कब तक फाइल करना है? 31 जुलाई 2025 तक। यानी कि 31 मार्च 2025 को ये एंड हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 4 महीने के अंदर अंदर, ये एंड होने के 4 महीने के अंदर अंदर आपको अपना आरओआई फाइल करना है। लेकिन अगर ऑडिट केस है, या आप इंडिविजुअल हो या आप एचयूएफ हो या आप कंपनी हो और आपके ऊपर सेक्शन 44 AB की ऑडिट लगती है, मतलब आपके अकाउंट्स ऑडिट करवाने होते हैं, ठीक है, और या फिर कंपनी है, तो फिर 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट होगी, यानी कि 31 अक्टूबर 2025 तक आपको रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग वाला मामला है, कुछ कंपनीज होती है जो ट्रांसफर प्राइसिंग का सेक्शन उन पे लगता है, सेक्शन 92E, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग दिख जाए ना तो आप फिर जो ड्यू डेट है वो 30 नवंबर ले लेना, नवंबर 2025 आपको अपने आरओआई फाइल करने हो। तो कितना इजी है, इंडिविजुअल या एचयूएफ है, ऑडिटेड नहीं है तो 31 जुलाई, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है और ऑडिटेड है तो फिर 31 अक्टूबर, कंपनी है तो 31 अक्टूबर, कंपनी होगी तो ऑडिट तो होगी, ओके, और ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड बिजनेस है तो 30 नवंबर, ये आपकी ड्यू डेट हो गई। आरओआई इससे पहले फाइल करना होगा, अगर इसके बाद में करोगे तो फिर पेनल्टी लगेगी, लेट फीस लगेगी और बिलेटेड रिटर्न उसको कहा जाएगा। देखो बता दो, क्या इसके बाद में भी फाइल कर सकते हैं? ड्यू डेट के बाद में बिल्कुल कर सकते हो, पेनल्टी लग जाएगी, फीस लग जाएगी आपकी, और
बिलेटेड रिटर्न कहलाएगा वो। ये रहा देखो सेक्शन नंबर 139(4), ठीक है, बिलेटेड रिटर्न यस कैन बी फाइल्ड बिफोर 31 दिसंबर। अगर आप 31 जुलाई चूक गए या फिर कंपनी है या ऑडिटेड है तो फिर 31 अक्टूबर भूल गए या फिर 30 नवंबर है ट्रांसफर प्राइजेस की केस में। अब मैं फॉर एग्जांपल के लिए इंडिविजुअल का एग्जांपल ले लेता हूं, भैया 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना था, आपने नहीं किया, तो फिर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं सेक्शन नंबर 139(4) के अंदर, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। तो जुलाई में ना करके आप जुलाई में नहीं किया तो अगस्त में कर सकते हो, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर तक कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते। फिर एक बार 31 दिसंबर 2025 निकल गई फिर आप नहीं कर सकते, यहां तक कर सकते हो, लेकिन ये ड्यू डेट के बाद में, इसलिए इसको बिलेटेड रिटर्न बोला जाता है। ओके, और उसमें लेट फीस लगती है फिर सेक्शन नंबर 234(f) में, और 5,000 रुपए है, यानी कि 5,000 रुपए की फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपने 31 जुलाई या फिर 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर या 30 नवंबर तक रिटर्न फाइल नहीं किया, जो भी केस आपका लग रहा है ड्यू डेट का। ओके, और 31 दिसंबर में निकल गई तो फिर आप रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट फिर है रिवाइज रिटर्न। आपने रिटर्न तो फाइल कर दिया, मान लेते हैं ड्यू डेट तक रिटर्न आपने फाइल कर दिया, 31 जुलाई तक आप इंडिविजुअल हो और 31 जुलाई से पहले पहले आपने रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उस रिटर्न को फाइल करते टाइम, यानी कि वो जो हमने डेटा दिखाया है इनकम का और टैक्स जो कैलकुलेट किया उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ इनकम दिखाई नहीं या ज़्यादा दिखा दी, आप उस रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? 31 दिसंबर तक आप रिवाइज कर सकते हो। जो भी आपका असेसमेंट ईयर है ना उसका 31 दिसंबर, जैसे 24-25 है तो उसका असेसमेंट ईयर हो गया 25-26, तो 31 दिसंबर 2025 तक आप क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो, रिटर्न को वापस फाइल कर सकते हो। ओके, तो ओरिजिनल रिटर्न हट जाएगा, उसकी जगह रिवाइज रिटर्न माना जाएगा। ओके, सेक्शन 139(9) है डिफेक्टिव रिटर्न। इफ रिटर्न इज डिफेक्टिव, एओ विल इंटीमेट एंड गिव 15 डे टू करेक्ट इट। कई बार एओ जो होता है ना, असेसिंग ऑफिसर, उसको वो आपके रिटर्न चेक करता है और उसको पता चला, आपका हर एरिया का एक एओ होता है, असेसिंग ऑफिसर होता है, आपने रिटर्न फाइल कर दिया ड्यू डेट पर और उसको पता चला कि नहीं इसमें कुछ इनकरेक्ट है, तो वो आपको नोटिस दे सकता है। और एओ असेसिंग ऑफिसर का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता है, उसका नोटिस आने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो जो आपका आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम है उसको करेक्ट करके वापस फाइल करना होता है। ओके, ठीक है जी, तो इसको क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव रिटर्न। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आता है फिर हमारा सेक्शन नंबर 139(a). तो 139(1) किया, 139(2) किया, है ना, 139(1) किया, 139(4) किया, 139(5) किया और 139(9) किया। ये जो बाद के सेक्शन में बोल रहा हूँ ये उसके सब सेक्शन है। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 139(a). ये बोलता है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर है तभी आप आरओआई फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब ये जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन नंबर जिसको हम बोलते हैं, ये किसको बनाना होता है? जब भी आपकी एग्जम्पशन लिमिट जो है वो टोटल इनकम जो है उससे कम हो, यानी कि आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। वैसे बैंक्स में अगर हम अकाउंट ओपन करवाते हैं तो पैन कार्ड तो मांगते ही हैं। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाओगे स्टॉक मार्केट का तो भी पैन कार्ड तो मांगेगा ही, तो 18 साल होते ही पैन कार्ड बना लेना चाहिए। ओके, चाहे, और ऐसा नहीं है कि पैन कार्ड बना लिया अब रिटर्न फाइल करना ही होगा, नहीं। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होगी तो ही फाइल करना है। पैन कार्ड तो आप बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है अगर आपकी टोटल इनकम ज़्यादा है तो आप पैन कार्ड बना सकते हो, या बिजनेस एंड प्रोफेशन है और उनकी 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो फिर पैन कार्ड बना सकते हो। अगर आप चाहते हो भाई हम रिटर्न ऑफ इनकम भरना चाहते हैं, भले ही हमारी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है लेकिन फिर भी हम आरओआई फाइल करना चाहते हो, पैन कार्ड बनाओ, उसके बिना फाइल कर नहीं सकते। अगर आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो 1 साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का आप ट्रांजेक्शन करते हो, अगर कोई करता ही होगा, आजकल डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं सारे, ऑन यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो रोज का थोड़ा थोड़ा भी करे ना, साल के 2.5 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन हो ही जाते हैं, तो उस केस में भी आपको पैन कार्ड बना ही लेना चाहिए। इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हो तो, और या फिर आप टीडीएस और टीसीएस कलेक्टर हो तो भी आपको पेमेंट, डिडक्टर या कलेक्टर हो तो भी आपको पैन कार्ड बनाना चाहिए। पैन कार्ड बनाना बहुत इजी है, इसके लिए आपको फॉर्म 49A भर के अप्लाई करना होता है। आप ऑनलाइन भी भर सकते हो, आज के टाइम में तो बहुत इजी है। ओके जी, अगर फॉरेनर हो तो फिर फॉर्म नंबर 49AA भरना होगा, और इंडियन हो तो फॉर्म नंबर 49A आपको फिल करके
जमा कराना होगा। कुछ फीस लगती है इसकी, पहले 120 130 रुपये लगती थी, अब पता नहीं, आप देख लेना, इतनी है 100-200 के अंदर अंदर है, और उसके कुछ ही दिनों में आपको पैन कार्ड मिल जाता है। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 139AA। तो पैन कार्ड था ए, ये है AA। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये बोलता है कि जो पैन कार्ड होता है ना, उसको आधार कार्ड के साथ में लिंक कराना जरूरी है, तभी आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब बहुत पुराने जो एसएससीज हैं, तो टैक्स पेयर हैं, जब आधार कार्ड था ही नहीं या फिर ऐसा प्रोविजन नहीं आया, तो उनके क्या थे कि उनके पैन कार्ड तो बना हुआ था लेकिन उनके आधार कार्ड से वो लिंक नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक डेट दे दी थी 30 जून 2023 तक, 30 जून 2023 जो कि जा चुकी है डेट, ठीक है, लेकिन 30 जून 2023 तक एक डेट दी थी कि इस डेट से पहले पहले जितने भी पुराने पैन कार्ड होल्डर्स हैं वो अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा लें। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है ई फाइलिंग, वहां पर जाके आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। बट जिन लोगों ने 30 जून 2023 तक भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो फिर वो ROI रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं कर सकते। और अगर वो इस डेट के बाद में अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना चाहते हैं तो 1000 रुपये पेनल्टी लगेगी, फीस लगेगी। ओके जी, और इस डेट से पहले करवा दिया उनके कोई 1000 रुपये नहीं लगे। अब आता है थर्ड केस, ये तो हो गया पुराने लोगों की बातें। अब हो गया एक नया, अब कोई एक बंदा है, वो 17 साल से अभी 18 साल का हुआ है, अभी वो कमाने लगा है, अभी उसने नया पैन कार्ड बनाया है, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। वो जैसे ही पैन कार्ड बनाएगा उसके साथ ही आधार कार्ड ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है, तो उसको अलग से लिंक कराने की जरूरत नहीं है। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट आता है फिर हमारा सेक्शन नंबर 139B, स्कीम फॉर फाइलिंग रिटर्न वाया टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स, मतलब TRPs। अगर कोई बंदा है और उसको कुछ भी नहीं पता है कि कैसे ROI फाइल करते हैं, कैसे हमारी जो सेल्फ असेसमेंट करते हैं, खुद की इनकम का सेल्फ असेसमेंट करना, तो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा सकता है या TRP यानी कि अकाउंटेंट के पास भी जा सकता है। और TRPs जो होते हैं वो उस बंदे की इनकम को असेस करके, कैलकुलेट करके, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके ROI उसकी ओर से रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकते हैं। ओके, तो उसके ऊपर सेक्शन नंबर 139B लगता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 140। ये क्या है सेक्शन, ये बोलता है रिटर्न ऑफ वेरिफिकेशन। देखो भैया, जो भी ROI फाइल किया जा रहा है उसका वेरिफिकेशन होता है। आप ऑनलाइन फाइल करते हैं ना, तो एंड में वेरिफिकेशन बोलता है। अब अगर आप इंडिविजुअल हो तो सेल्फ या गार्जियन से वेरीफाई करा सकते हो, HUF है तो कर्ता वेरीफाई करेगा, कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर वेरीफाई करेगा, फर्म या LLP है तो मैनेजिंग पार्टनर वेरीफाई करेगा, AOP या BOI है तो एनी मेंबर या प्रिंसिपल ऑफिसर जो है वेरीफाई करेगा, और लोकल अथॉरिटीज है तो प्रिंसिपल ऑफिसर वेरीफाई करेगा, अदर कोई है तो ऑथोराइज जो पर्सन होगा वो वेरीफाई करेगा। यानी कि अलग अलग केसेस में अलग अलग लोग, अलग अलग बिजनेस की जो फॉर्म्स है या अलग अलग SSC हम बोल सकते हैं, उनके केसेस में अलग अलग इंसान जो है वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन का तरीका आजकल इलेक्ट्रॉनिक है, पहले भेजना पड़ता था प्रिंट निकाल के बेंगलोर, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाई कर सकते हो, वाया OTP कर सकते हो, DSC कर सकते हो, EVS भी कर सकते हो। EVS में क्या होता है, आपके आधार कार्ड पर OTP आ जाता है, आधार कार्ड नंबर, आपके जो मोबाइल नंबर है ना जिस आधार कार्ड से लिंक है ना, वो आधार कार्ड नंबर आप डालोगे, आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा, वो OTP डालते आपका ई-वेरिफिकेशन हो जाएगा। ओके जी, ठीक। तो आजकल ये बहुत इजी प्रोसेस है ये, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 140A, और हमारा मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अब ये सेल्फ असेसमेंट बहुत भारी भरकम वर्ड लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको इनकम टैक्स की जानकारी है तो आप अपनी इनकम को खुद एसेस कर सकते हैं। भाई इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 5 इनकम लेनी होती है, तो वो 5 इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ये जो 5 सोर्सेज है इनकम के, इनमें से जहां जहां आपको इनकम आ रही है उसकी टोटल कर लो आप। और आपको अगर इनकम टैक्स का नॉलेज है और आपको ROI फाइल करना आता है तो आप आराम से अपनी इनकम का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो, खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर में 2024-25 में मेरी टोटल इनकम इतनी है और इसके ऊपर ये डिडक्शन मुझे मिलती है, उसके बाद इतनी नेट इनकम बनती है और उसके ऊपर इतना मेरा टैक्स बनता है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। लेकिन अगर आपको सेल्फ असेसमेंट नहीं आता है तो आप CA के पास जाके अपना रिटर्न फाइल करवा सकते हो, अपनी इनकम कैलकुलेट करवा सकते हो, कंप्यूट करवा सकते हो। बिफोर फाइलिंग रिटर्न फाइल करने से पहले आपको टैक्स पेयर मस्ट क्या करता है, कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल इनकम, डिडक्ट TDS, TCS, एडवांस टैक्स, टैक्स क्रेडिट्स, पे बैलेंस टैक्स विथ इंटरेस्ट,
और फाइल रिटर्न आफ्टर पेमेंट यूजिंग चालान नंबर 280, रिटर्न विदाउट सेल्फ असेसमेंट टैक्स इज इनवैलिड। बहुत इजी, इसने बोला भाई आप टैक्स आरओआई फाइल करने से पहले अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कर लो, उसमें जो भी डिडक्शन आपको मिलती है टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, टैक्स क्रेडिट, उसको लेस कर दो। उसके बाद जो बैलेंस इनकम बचेगी उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लो। और अगर आप लेट वेट कर रहे हो, जैसे आपने आरओआई लेट वगैरह भरा है, आपको पता है एडवांस टैक्स हमने जब किया था तो 3 सेक्शन हमने देखे थे इंटरेस्ट के, सेक्शन नंबर 234A, सेक्शन नंबर 234B और सेक्शन नंबर 234C। तो 34B और C जो है वो एडवांस टैक्स अगर लेट पे करते थे तो 1% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। ये तीनों सेक्शन कर रखे हैं ना, तो उन तीनों सेक्शन के हिसाब से आपको क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। और फिर आपको जो इंटरेस्ट और आपका जो टैक्स है वो जोड़ के जितना अमाउंट हो रहा है वो आपको ऑनलाइन पे कर सकते हो, और उसके लिए आप चालान नंबर 280 भर सकते हो। ठीक है। और अगर आप रिटर्न विदाउट सेल्फ असेसमेंट टैक्स के फाइल करते हैं तो वो रिटर्न जो है इनवैलिड होगा। मतलब आप तुक्के से, ये कह रहा है अब ऐसे ही तुक्के से कुछ भी कि मेरी इनकम इतनी है और इतना टैक्स लग रहा है भर दो, ऐसे नहीं होगा। आपको पूरा सेल्फ असेसमेंट करना होगा और उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आज एंड में वेरिफिकेशन वो एसएससी खुद ही करेगा। ओके जी। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 140B, टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न। अगर आपने अपना रिटर्न अपडेट करवाया है तो फिर अगर आपने अपना रिटर्न विद इन 12 मंथ अपडेट कराया है तो 25% टैक्स लगेगा विद इंटरेस्ट, और अगर 12 महीने के बाद में करवाया है और 24 महीने के बीच में करवाया है तो 50% टैक्स लगेगा विद इंटरेस्ट। ओके जी, ये इतना कोई खास चैप्टर है नहीं, सेक्शन है नहीं। सेक्शन है ये वाला 234H, ये क्या है, फी लेट फी फॉर लिंकिंग पैन विद आधार। वो मैंने आपको बताया था ना 30 जून 2023 तक जो पुराने जितने भी लोग हैं उनको पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना था, अगर नहीं किया है तो 1000 रुपए की लेट फीस लगेगी। ओके। लेकिन अगर कोई नया ही पैन कार्ड बना रहा है तो उसका आधार कार्ड ऑलरेडी जब वो बना रहा होगा और जब पैन कार्ड बनाने के लिए अप्लाई करेगा उसी समय वो लिंक हो जाता है। तो अब नए वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, पुराने वालों के लिए है। ओके। तो उसके लिए पुराने वाले लोगों के लिए 1000 रुपये लेट फीस है, अगर उन्होंने 30 जून 2023 तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाया है तो। must be paid before requesting PAN Aadhaar linking on portal. PAN become inappropriate if not linked. अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। इंटरेस्ट से रिलेटेड सेक्शन हम पहले देख चुके हैं, 3 सेक्शन देख चुके हैं। सेक्शन नंबर 234A, 234B और 234C। ये जो इंटरेस्ट था 234B और C का, ये इंटरेस्ट था जब आप एडवांस टैक्स को टाइम पे नहीं करते हो। और सेक्शन नंबर 234A का था जब आप अपना आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम ही लेट फाइल करते हो। तो ये इंटरेस्ट के सेक्शन थे, 1% पर मंथ आपका यहां पर इंटरेस्ट था। सेक्शन नंबर 234H हमने अभी देखा है, अगर आपने लिंक नहीं किया अपने आधार को पैन के साथ तो 1000 रुपये पेनल्टी लगेगी, उसके बाद आप लिंक कर सकते हो। ओके। अब ये पूरे के पूरे जो सेक्शन है वो यहाँ है, ये देखिए, ये क्विक समरी है। सेक्शन नंबर 139(1) सबसेक्शन 1 मैंडेटरी रिटर्न ऑफ फाइलिंग है। सेक्शन नंबर 139(4) ये बिलेटेड रिटर्न है जिसकी डेट 31 दिसंबर थी। सेक्शन नंबर 139(5) रिवाइज रिटर्न है जिसकी भी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। सेक्शन नंबर 139(8) अपडेटेड रिटर्न के ऊपर है। सेक्शन नंबर 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न के ऊपर है। और सेक्शन नंबर 139A पैन, और सेक्शन नंबर 139AA लिंकिंग पैन विद आधार। सेक्शन नंबर 139B फाइलिंग थ्रू टैक्स रिटर्न यानी कि टीआरपी के थ्रू आप भर सकते हो। सेक्शन नंबर 140 वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न के ऊपर है, खुद वेरीफाई कर सकते हो, कंपनी है तो डायरेक्टर करेगा, याद आ गया, वो एचयूए पे तो करता करेगा। सेक्शन नंबर 140A सेल्फ असेसमेंट टैक्स के ऊपर है। सेक्शन नंबर 140B टैक्स पेमेंट ऑन अपडेटेड रिटर्न के ऊपर है। सेक्शन नंबर 234A-B-C इंटरेस्ट के ऊपर है। और सेक्शन नंबर 230H जो है लेट फीस है 1000 रुपये आधार को अगर पैन से लिंक करवाते हो ड्यू डेट के बाद में। और ड्यू डेट क्या थी 30 जून 2023, जो कि अभी आराम से जा चुकी है। तो पहले के जितने भी हैं उनको 1000 रुपये देने ही पड़ेंगे। नया पैन कार्ड बना रहे हो तो फिर 1000 रुपये की जरूरत नहीं है, वो पैन कार्ड आधार कार्ड से ऑलरेडी लिंक होके ही आएगा। तो ये हो गया हमारा आरओआई, फाइलिंग ऑफ आरओआई यानी कि रिटर्न को फाइल करना और सेल्फ असेसमेंट और उससे रिलेटेड सेक्शंस। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आप थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है तो उसको अच्छे से याद करके जाना। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।